हेलो वेलकम हियर। सो टुडे वी डिस्कस टॉपिक ऑन डिमांड। अब ये टॉपिक ऑन डिमांड है क्या, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, देन हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। सो इस टॉपिक ऑन डिमांड का मतलब क्या है, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए आप उस टॉपिक को कमेंट में करके बता सकते हो, फिर उस टॉपिक पे मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो जैसे कि एक स्टूडेंट ने यहाँ पे डिमांड की थी कि हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, तो यहाँ मैंने ये एक वीडियो फॉर्म कर दी है जिसके अंदर हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हमें क्या डिस्कस करना है, कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, SN1 एंड SN2 में क्या डिफरेंस है, वुड्स रिएक्शन क्या है, वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या है, बीटा एलिमिनेशन, सेजेफ रूल, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फॉस्जीन प्रिपरेशन, फिटिक रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एंड सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, तो एक एक करके हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइदर आप बोर्ड्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप इनमें से कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसकी मैंने यहाँ पे वीडियो फॉर्म की है। और जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अभी आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, तो आप उसे बहुत ध्यान से समझना। और जब आप अपनी वीडियो को देख रहे हो तो इस तरीके से पढ़ना कि आप इसे साथ साथ लर्न करते रहो, आपको दोबारा से इन टॉपिक्स को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आपके 10 टॉपिक्स जो हैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं इस चैप्टर के। ठीक है, तो अगर आप में से भी किसी को इस तरीके की वीडियोस चाहिए तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा SN1 और SN2 के बीच में क्या डिफरेंस है, तो इसे डिस्कस कर लेते हैं। SN1 हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, और SN2 क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर। 1 जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, यूनिमोलिकुलर, और ये 2 क्या है, बाईमोलिकुलर। अब हम ये 1 और 2 यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड डिफरेंस क्या होता है कि ये हमारी रिएक्शन SN1 रिएक्शन फेवर किस में होती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, और ये वाली किस में होती है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। अब तो देखो, जैसे अगर मेडिकल एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस जनरली पूछ लेते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर कौन सी रिएक्शन फेवर होती है, SN1 SN2 इस तरीके से। तो आपको वहाँ पर पता होना चाहिए कि SN1 रिएक्शन फेवर होती है इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ सकता है आपका SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस है। तो आप चाहे किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, आपके ये जो कंटेंट मैंने यहाँ पे बना के दिया है, आपको वीडियो फॉर्म करके दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अब इसका नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, रेसिमाइजेशन SN1 के अंदर, और SN2 के अंदर क्या होता है, इन्वर्सन। अब रेसिमाइजेशन का क्या मतलब होता है, जब इन्वर्सन और रिटेंशन दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन। और यहाँ पे SN2 में क्या होता है, जो सबस्ट्रेट होता है उसकी कन्फिग्रेशन जस्ट इन्वर्ट कर जाती है, पहले जो होती है उससे अपोजिट हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्सन। इतना क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है SN1 के अंदर वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन। इसीलिए देखो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी क्या है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, तो हम इन्हें यूनिमोलिकुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, इस अल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंड कर रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 भी यूज़ किया था। पर यहाँ पे जो है रेट ऑफ रिएक्शन वो अल्काइल हैलाइड और हमारे न्यूक्लियोफाइल जो कि अटैक कर रहा होगा सबस्ट्रेट पे, दोनों पे डिपेंड कर रही है, इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, बाई मॉलिकुलर या फिर 2 यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला डिफरेंस यहाँ पर ये वाला डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये जो ऑर्डर का डिफरेंस है क्या है यहाँ पर कि 3 2 1, और यहाँ पे क्या है 1 2 3। अब ये 3 2 1 और 1 2 3 क्या है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। यानी कि आपसे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि SN1 के अंदर क्या ऑर्डर रहता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, और SN2 के अंदर क्या होता है, ये ऑर्डर रहता है। ठीक है, अगला रीअरेंज, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर रीअरेंजमेंट होती है, और यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होती, क्योंकि जो हमारा SN1 है इसके अंदर क्या फॉर्म होता है, कार्बोकेटाइन, और हमें पता है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज़ मोस्ट स्टेबल। तो अगर प्राइमरी कार्बोकेटाइन है वो सेकेंडरी या फिर टर्शरी कार्बोकेटाइन को फॉर्म कर सकता है, तो वो पहले रीअरेंज होगा और फिर इस तरीके से उसके बाद हमारे को प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी कार्बोकेटाइन ही नहीं है तो कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, और ये क्या है, हमारी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो किसके बेस पे डिपेंड करती है। फिर यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। यहाँ कोई इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा था, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंटरमीडिएट। तो इस वाले रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट है वो आपको ध्यान रखना है कि SN1 रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट कौन सा होता है, हमारा कार्बोकेटाइन होता है। इसे अपनी कॉपी के अंदर साथ साथ ये जो नोट्स हैं इन्हें लिखते जाना। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे कोई
कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है। तो ये हमने SN1 और SN2 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे वो मैंने आपको डिस्कस करा दिए हैं। इस सबको आप नोट कर लेना अपनी कॉपी के अंदर। अब इस मैकेनिज्म को देखते हैं कि ये कैसे चलती हैं, यानी कि मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का। तो देखो SN2 रिएक्शन, तो ये आप देख रहे हो कि सबस्ट्रेट है, यहाँ पे हमने ये ले रखा है सबस्ट्रेट और इस पर आकर के न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में है क्या, CH3Cl है, हमारा मिथाइल क्लोराइड है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है मैंने उन्हें 3 तरीके की लाइन से रिप्रेजेंट किया है। इस लाइन का भी मतलब होता है, देखो अगर सिंपल लाइन है इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन इन द प्लेन है। अगर आपको देखा होगा अपने कॉपी के अंदर हाइड्रोजन इस तरीके से सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो हाइड्रोजन अबव द प्लेन है। और अगर हाइड्रोजन इस तरीके से डैश डैश वाली लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है यानी कि हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पर आकर के हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या फॉर्म हुई, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई। और डायरेक्ट अब जैसे यहाँ पे देखो पहले क्लोरीन इस साइड था और इसकी जो कन्फिग्रेशन आप देख सकते हो पहले इस तरीके से था, फिर जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करा इसके ऊपर तो वो दूसरी साइड से अटैक करेगा जहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है उसके जस्ट अपोजिट साइड से, क्योंकि उसको ताकि रिपल्शन कम से कम हो। तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन क्या हो गई, इन्वर्जन हो गया। तो यहाँ पे आप देखो जैसे कि ये अल्काइल हैलाइड इस साइड है और यहाँ पे क्या हो गया, जस्ट इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन आपको देखने को मिलेगी। और जो हमारा क्लोरीन है ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद जो हमारा SN1 है, SN1 के अंदर क्या होता है, रिएक्शन 2 स्टेप्स के अंदर होती है। तो एक डिफरेंस आप और ऐड कर सकते हो कि SN2 में जो रिएक्शन है वो सिर्फ एक ही स्टेप में ख़त्म होती है, कंप्लीट हो जाती है, लेकिन SN2 में रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कैसा अल्काइल हैलाइड ले रखा था, यहाँ पर हम कौन सा अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पे एक कार्बन और आएगा, ठीक है, कार्बन, और ये 3 इसके ऊपर से मिथाइल ग्रुप अटैच है और ये हमारा हेलोजन इससे अटैच है। इतनी बात क्लियर है। तो ये कैसा है, हमारा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, उस पर न्यूक्लियोफाइल जा करके अटैक करेगा। तो इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस हेलोजन की जगह यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और हेलोजन बाहर निकल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है ये हमारी 2 स्टेप्स के अंदर होती है। पहला क्या होगा, पहले तो ये हमारा जो हेलोजन है ये ग्रुप बाहर निकलेगा और एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद ये जो कार्बोकेटाइन बना इस पे न्यूक्लियोफाइल जा करके अटैक करेगा और हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो हमारा SN1 रिएक्शन है इसके अंदर भी तो हमारा न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व हो रहा है और हमारा सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इसे क्या कहते हैं कि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इस अल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रही। क्यों, देखो इसके पीछे रीज़न है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसे रिप्रेजेंट कर रखा है इस तरीके से। तो हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, स्लोएस्ट स्टेप पे। इसे भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, तो स्लोएस्ट स्टेप पे रेट हमारी रिएक्शन का डिपेंड करता है। तो क्योंकि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और ये वाला जो हमारा स्टेप है ये स्लोएस्ट स्टेप है और ये वाला जो स्टेप है सेकेंड वाला वो फास्ट स्टेप है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, फर्स्ट वाले स्टेप पे। और यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या है, सबस्ट्रेट ही है। तो यहाँ पे इससे पे यहाँ पे कार्बन एक ऐड कर लेना, मैंने यहाँ पे बता दिया था, यहाँ पे कार्बन और आ जाएगा। मतलब ये पूरा है ना इस तरीके से, इस कार्बन पे ये 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक हेलोजन ग्रुप अटैच है। तो समझ में आ गया कि हमारा रेट किस पे डिपेंड करती है, स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करती है। और ये स्लोएस्ट स्टेप है, यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसलिए ये हमारी क्या है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। तो मैंने अब आपको ये SN1 SN2 के बीच में डिफरेंस और ये पूरी रिएक्शन किस तरीके से होती है ये हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब सेकेंड टॉपिक को डिस्कस करते हैं, इसे मैं हटा देती हूँ ये। तो अब हमें क्या डिस्कस करना है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन। तो ये तीनों रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिमिलर लगती हैं तो मैंने एक साथ लिख दी है ताकि आपको लर्न करने में भी ईजी रहे। अब देखो वुड्स रिएक्शन क्या है, यहाँ पर हम 2 अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल लेकर के चलते हैं, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये हमारा क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोकार्बन फॉर्म करता है। इस इतना क्लियर हो गया कि अल्काइल हैलाइड आपको लेकर के चलना है सोडियम इन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और उससे हमारा हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा। अब यहाँ पे से आप एग्जांपल्स की हेल्प से देखो, यहाँ पे हमारे पास ये मिथाइल हैलाइड है, ये सोडियम है और ड्राई ईथर हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा और NaX जो है बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से ये अनदर एग्जांपल है, तो सेम ये सिमिलर रिएक्शन है। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही वाला अल्काइल हैलाइड है, हम सोडियम इन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करा रहे हैं और हमारा हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे होगे कि जो कार्बन के नंबर हैं वो हमेशा किस में इंक्रीज़ होते हैं, इवन नंबर के अंदर ही इंक्रीज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर 1 था तो यहाँ पे 2
वो हो गए कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन हो गए 4 हो गए। तो कभी भी ऐसा आप नहीं देखोगे कि वुड्स रिएक्शन से कि 3 कार्बन का कोई आपको प्रोडक्ट फॉर्म हो या फिर 5 कार्बन का प्रोडक्ट फॉर्म हो, ऐसा नहीं होता। हमेशा इवन नंबर के ही जो है हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इंक्रीज कार्बन इन इवन नंबर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ये आपके मेडिकल एग्ज़ाम्स के व्यू से भी और आपके जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स होते हैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम, दोनों ही तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से अपने माइंड के अंदर फिट कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे इवन नंबर के अंदर इंक्रीज़ करता है वुड्स रिएक्शन। तो ये इसकी एक लिमिटेशन भी है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, क्वेश्चन देखो डिफरेंट तरीके से आ सकता है, बस जो कंटेंट है वो सेम रहेगा। तो वो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि लिमिटेशन क्या है वुड्स रिएक्शन की, या फिर वो इस तरीके से दे सकते हैं कि क्या 5 कार्बन की जो है प्रोडक्ट फॉर्म होगा वुड्स रिएक्शन से। तो आपको पता है कि ये इसकी लिमिटेशन है, ये ऑड नंबर में वाले का जो प्रोडक्ट्स हैं उनको फॉर्म नहीं करता, इवन नंबर में ही कार्बन को इंक्रीज़ करता है। सेकेंड इज फेल्स टू रिएक्ट विद टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अगर हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेकर के चलते हैं यहाँ पर और ये रिएक्शन को करवाते तो एक रिएक्शन नहीं होती, इस चीज़ को भी ठीक है ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, यहाँ पर जैसे कार्बन होगा और तीन वहाँ पे क्या लगे होंगे अल्काइल ग्रुप लगे होंगे और एक हैलोजन होगा। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्योंकि ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से वुड्स रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। अब मैं बार बार ये चीज़ नहीं रिपीट करूँगी कि इससे आपको लिखना है या फिर इंपॉर्टेंट है नोट करना है। यहाँ पे जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, तो उसे आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है, ठीक है। वुड्स फिटिक रिएक्शन की बात करें तो एक कॉपी और पेन लेकर के बैठो, साथ साथ पढ़ते रहो और नोट्स बनाते रहो, ठीक है। वुड्स फिटिक रिएक्शन और अगर आपको नहीं फॉर्म करना है तो इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। बट आप अभी हम इससे कंटिन्यू करते हैं। वुड्स फिटिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है हमारा एक एल्काइल हैलाइड और एक अराइल हैलाइड। वहाँ पर हम क्या कर रहे थे वुड्स रिएक्शन के अंदर दोनों हमारे कौन से थे एल्काइल हैलाइड थे, 2 अल्काइल हैलाइड लेकर के चल रहे थे। लेकिन वुड्स और फिटिक 2 डिफरेंट नेम है, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। तो एक हमने अल्काइल हैलाइड ले लिया और एक अराइल हैलाइड ले लिया। अब ये अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड ये तो बेसिक है, आपको पता ही होगा, है ना। तो इसको हम क्या करा रहे हैं इस रिएक्शन को सोडियम एंड डाईईथर, वही हमारा जो सेम ही है। और यहाँ पर हमारे पास अब क्या बन रहा है अल्काइल एरीन की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि एक अल्काइल ग्रुप होगा और एक एरीन ग्रुप होगा। तो यहाँ पे हमने देखो इस रिएक्शन को एक मैंने ले लिया यहाँ पे अराइल हैलाइड और एक अल्काइल हैलाइड, सोडियम एंड डाईईथर, और ये हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई अल्काइल एरीन की, और NaX जो है वो बाहर निकल जाएंगे। इतनी चीज़ क्लियर है। तो अब देखो ये वाला रिएक्शंस आपकी या तो डायरेक्ट भी आ सकती हैं कि ये नेम रिएक्शंस है तो ये डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं कि वुड्स रिएक्शन वुड्स फिटिक रिएक्शन एक्सप्लेन करो, या फिर वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपको क्लोरोबेंजीन को टॉलिन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन्स में भी आपकी रिएक्शंस बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो अब आपको अगर पता है कि कौन सी रिएक्शन यहाँ पर अप्लाई हो रही है तो आप ईजिली इस रिएक्शन को कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो हम क्लोरोबेंजीन को टॉलिन में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर हम वुड्स फिटिक रिएक्शन ही यूज़ करते हैं। देखो मेरे पास ये अराइल हैलाइड है, मैंने सोडियम ले लिया डाईईथर की प्रेजेंस में और मैंने अल्काइल हैलाइड ले लिया। तो हुआ क्या यहाँ पर रिएक्शन के टाइम पे हमारे को क्या बनाना है अल्काइल, यहाँ पे अल्काइल एरीन की फॉर्मेशन करनी है। तो ये क्या होगा ये पूरा इस तरीके से बाहर निकल जाएगा, ये हमारा बाहर निकल गया और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया ये इस वाले एरीन ग्रुप से हमारा ये अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर अब जैसे ये है ना X, तो X को आप क्लोरीन कंसीडर कर लो तो 2 NaCl बाहर निकल जाएंगे और ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो कन्वर्जन्स के अंदर भी ये हमारा यूज़ होता है, सारी ही रिएक्शंस जो हैं यूज़ होंगी कन्वर्जन के अंदर। अभी मैं एक अलग से वीडियो फॉर्म करूँगी जिसके अंदर हम कन्वर्जन्स को डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अभी हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। देखो फिटिक रिएक्शन, तो फिटिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है 2 अराइल हैलाइड होते हैं, जैसे कि वुड्स के अंदर 2 अल्काइल हैलाइड थे, वुड्स फिटिक के अंदर एक अल्काइल और एक अराइल था, और फिटिक के अंदर क्या है 2 अराइल हैलाइड है। फिर से वही सोडियम एंड डाईईथर, तो यहाँ पे क्या होता है 2 अराइल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं और डाईफिनाइल की फॉर्मेशन करते हैं। ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे 2 अराइल हैलाइड हैं सोडियम एंड डाईईथर, तो 2 अराइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे ये रिएक्शन देखो, ये मेरे ने यहाँ पे क्या ले रखा है हमने क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं सोडियम एंड डाईईथर। तो ये दोनों क्या होगा ये फिर से इस तरीके से बाहर निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा और ये हमारी जो है रिंग्स आपस में जुड़ जाएंगी और ये जो बना प्रोडक्ट ये क्या है हमारा डाईफिनाइल। तो अगर क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना है डाईफिनाइल के अंदर तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है फिटिक रिएक्शन। इतना क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज़ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
तो ये सारी ही रिएक्शंस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। चलो अब अगली इसके बारे में बताती हूँ आपको। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमारी दो तरीके की होती है, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। इतना क्लियर है। अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन हमने यहाँ पर लिया, यहाँ पे हम कोई भी अपना अराइल हैलाइड है ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम अराइल हैलाइड है उसको अटैक करवा रहे हैं किससे, अपना मिथाइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ, अब आपको ये रिएजेंट इंपॉर्टेंट है लर्न करना, दैट इज़ अनहाइड्रस अल्मोनियम क्लोराइड। तो जब हम अनहाइड्रस अल्मोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या होता है, इस तरीके से देखो, अब वहाँ पर जब रिएजेंट डिफरेंट थे तो प्रोडक्ट डिफरेंट आए थे। तो पूरी कहानी किसकी है, रिएजेंट की है। आप कौन सा रिएजेंट अटैक करा रहे हो उसके बेस पे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, अनहाइड्रस अल्मोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे अनहाइड्रस का क्या मतलब है, इन एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो आपको यहाँ पे आप देखो दो तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये तो हमारा क्लोरोबेंजीन है, इस पे क्या अटैच होता है हमारा मिथाइल ग्रुप, या तो ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होगा या फिर ये हमारा पैरा पोजीशन पे अटैक होगा। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे अटैक हो रहा है तो वो कैसा प्रोडक्ट होता है, माइनर प्रोडक्ट, और अगर वो पैरा पोजीशन पे अटैक कर रहा है तो वो हमारा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्लोरीन हमारा क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इस तरीके से ये इस प्रोडक्ट्स को फॉर्म करती है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन समझ में आती है। अब हमें क्या डिस्कस करनी है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। देखो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन के अंदर हमारा क्या होता है, यहाँ पे तो हमने एक अपना वही ले रखा है अराइल हैलाइड, दूसरा हम क्या लेकर के चलते हैं, एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल, अब ये इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, बस क्या आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, असाइल ग्रुप होगा। असाइल ग्रुप क्या है, ये आप देख लो, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन पे हमने डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक हमारा आर ग्रुप होगा, ठीक है। तो आर मिथाइल इथाइल इस तरीके से सोन हो सकते हैं। तो ये जब असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, असाइलेशन। जब अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा था तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे थे, अल्काइल ग्रुप। तो ये हमारा क्या है, असाइल ग्रुप है। फिर से यही रिएक्शन, रिएजेंट तो सेम रहेगा। तो अनहाइड्रस अल्मोनियम क्लोराइड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से माइनर और मेजर प्रोडक्ट हमारे को मिलेंगे। ये वाला जो हमारा COCH3 वाला ग्रुप है ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे। तो ये ऑर्थो हो गया, ये पैरा हो गया, ये माइनर है और ये मेजर प्रोडक्ट है। इतनी बात क्लियर हो गई। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन असाइलेशन दोनों क्लियर हो गए होंगे। वन मोर थिंग, अगर आपको ये वीडियोस पढ़ते टाइम कोई भी डाउट आता है तो उसे आप कमेंट में करके बता सकते हो। एंड आपको वीडियो कैसी लगी उसे कमेंट में करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा वीडियो सही लग रही है, या फिर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो इस वीडियो के अंदर तो आप वो भी सजेशन कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिस्कस बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, देखो नाम से समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ का क्या हो रहा होगा, एलिमिनेशन हो रहा होगा। और क्या हो रहा होगा, बीटा वाली साइड से, यानी कि बीटा कार्बन से यहाँ पर एलिमिनेशन होती है। इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों तरीके से बोलते हैं। तो अगर खाली ये आता है या फिर रिएक्शन भी ऐड हो जाएगा तो दैट इज़ सेम थिंग। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, एक हमारा क्या होता है, हेलो एल्केन, उस हेलो एल्केन के पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, विद बीटा हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पे आप देखो जैसे ये एक हेलो एल्केन है, उस हेलो एल्केन के पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो ये जो बीटा हाइड्रोजन है ये रिमूव होती है और यहाँ से क्या रिमूव होता है, हमारा जो हेलोजन ग्रुप है वो रिमूव होता है। अब ये बीटा और अल्फ़ा, इससे थोड़ा सा मैं क्लियर करा देती हूँ। जब वो कार्बन जिससे हमारे फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, जैसे कि ये वाला कार्बन है और इससे ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है जो कि हमारा यहाँ पर हेलोजन है, तो इस वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा कार्बन। इसका जो नेक्स्ट वाला कार्बन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इस बीटा कार्बन पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर इस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से होता, ये कार्बन होता और यहाँ पे तीनों साइड पे मिथाइल मिथाइल ग्रुप अटैच होते तो ये रिएक्शन नहीं होती। इस रिएक्शन के लिए होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे ये बेस है, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। बेस क्या करता है, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। जब ये बेस यहाँ से जाएगा तो देखो ये हो क्या रहा है, ये बेस ने इस हाइड्रोजन को ले लिया, तो ये जो है ये इस तरीके से शिफ्ट कर जाता है। एक सेकेंड, इसे मैं क्लियरली एक्सप्लेन ड्रॉ करती हूँ। ये इस तरीके से यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये क्या होगा, यहाँ पे बीच में आ जाएगा और ये जो लीविंग ग्रुप है ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से बाहर निकल जाता है लीविंग ग्रुप, और ये यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारी एल्कीन फॉर्म हो जाती है। ये जो हमारा बेस है ये हाइड्रोजन को लेकर के चला गया और हमारा लीविंग ग्रुप जो है बाहर निकल गया। तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन होनी चाहिए। रिएजेंट हम क्या यूज़ करते हैं, एल्कोहलिक KOH। अब एल्कोहलिक KOH और हमारा
एक्वस KOH में डिफरेंस है वो आपको बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर देखने को मिलेगा। तो कन्वर्जन के अंदर हम बहुत यूज़ करते हैं इन्हें, तो अभी मैं इसके बारे में बताती हूँ। और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, एल्कीन। तो ये समझ में आ गया कि क्या हो रहा है इस रिएक्शंस के टाइम पे। अब देखो एक्वस और एल्कोहलिक KOH के अंदर डिफरेंस क्या है। जो हमारा एल्कोहलिक KOH है, जो कि अभी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे बीटा एलिमिनेशन में, इसका क्या काम है, एल्कीन को फॉर्मेशन करना। यानी कि जो हमारा एल्कोहलिक KOH है ये क्या फॉर्म करता है, एल्कीन। और जो हमारा एक्वस KOH है ये क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करता है। ध्यान से याद रखना, ये मैंने पूरा लिख दिया है। एल्कोहलिक KOH है तो वो एलिमिनेशन कराएगा, एक्वस KOH है तो वो क्या कराता है, सब्स्टिट्यूशन। अब जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा पास ये है क्या है, एक सेकेंड, तो एल्काइल हैलाइड है हमारे पास, यहाँ पर इथाइल क्लोराइड है। तो इसको हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो ये एक्वस KOH क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, यानी कि क्लोरीन की जगह क्या आ रहा है, खुद आ जाता है। सब्स्टिट्यूशन का नाम से मतलब समझ में आ रहा है ना, कि अपनी जगह मतलब किसी और की जगह खुद आ जाना। तो इसने क्या किया, एक्वस KOH ने इस क्लोरीन की जगह खुद आ गया। तो ये हमारी रिएक्शन कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतनी चीज़ क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा सीजेफ रूल। अब देखो सीजेफ रूल के अंदर क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ये इस तरीके से आता है, ये या तो ये डायरेक्ट पूछते हैं इस क्वेश्चन की, इसको सीजेफ रूल को एक्सप्लेन करो, तो आप इसे इस एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करोगे, या फिर वो आपसे पूछ लेंगे, आपको ये प्रोडक्ट दे देंगे और पूछेंगे कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो अगर आपको ये रूल पता है तभी आप इसका ये मेजर प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या होता है, पहले मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ इस रूल को, फिर मैं आपको इस तरीके से यहाँ से एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक हेलो एल्केन होता है जब वो डीहाइड्रो हेलोजनेशन के अंदर जाता है। अब डीहाइड्रो हेलोजनेशन का मतलब पता होना चाहिए, डी से याद रखो कि किसी चीज़ का रिमूव होना, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ का रिमूव हो रहा है, एक हाइड्रो यानी कि एक हाइड्रोजन आइटम का, और एक हेलो यानी कि एक हेलोजन ग्रुप का। एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन ग्रुप का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो एक हेलो एल्केन के अंदर से जब हम वो किसके अंदर जाता है, डीहाइड्रो हेलोजनेशन के अंदर जाता है, तो वो दो तरीके से जा सकता है, दो डिफरेंट वे हैं उसके पास, टू डिफरेंट वेज टू फॉर्म द टू डिफरेंट एल्कीन। तो वो दो डिफरेंट तरीके से दो डिफरेंट एल्कीन्स को फॉर्म कर सकता है। फिर कौन सी वाली एल्कीन हमारी मेजर होगी, द एल्कीन दैट प्रीडोमिनेट इज द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड वन। यानी कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, वो एल्कीन मेजर होगी जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी। अब सब्स्टिट्यूटेड का क्या मतलब है, द वन विच कैरीज ए ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। वो एल्कीन जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से, वो वाली एल्कीन मेजर होगी। यहाँ तक समझ में आ गया। ये पूरा रूल क्लियर है कि अगर एक हेलो एल्केन है उसे डीहाइड्रो हेलोजनेशन के अंदर जाना है तो वो दो तरीके से जा सकता है, दो डिफरेंट तरीके की एल्कीन्स फॉर्म होंगी। मेजर एल्कीन कौन सी होगी, जो कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, ठीक है। और ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होने का क्या मतलब है कि हमारे डबल बॉन्डेड ग्रुप से कितने एल्काइल ग्रुप अटैच हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा, मैंने इसे एक बार और एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे देखो हम क्या लेकर के चल रहे हैं, 2-क्लोरोब्यूटेन है मेरे पास, और हम इस पर क्या करा रहे हैं, एल्कोहलिक KOH करवा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, हमारे को क्या करना है, एक तो हमारा हेलोजन ग्रुप को निकालना है और एक हमारा हाइड्रोजन ग्रुप निकलेगा। तो अब ये जो हेलोजन ग्रुप तो यहीं से निकलेगा क्योंकि यहीं पे प्रेजेंट है, पर हाइड्रोजन इस साइड भी है, देखो CH2 पे भी हाइड्रोजन है और CH3 पे भी हाइड्रोजन है। तो हम कौन सा वाला हाइड्रोजन निकालें, तो दोनों निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं और यहाँ से हेलोजन, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, दैट इज दिस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक बार ये हो सकता है कि ये वाला हमारा क्लोरीन निकले और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि वो वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड के साइड क्या प्रेजेंट हो, हमारे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो यहाँ पर देखो एक एल्काइल ग्रुप तो ये है और एक एल्काइल ग्रुप ये है, और यहाँ पर क्या है, इस साइड तो अल्काइल ग्रुप है, लेकिन इस वाले अगर इस साइड हम देखें तो यहाँ पे तो ये क्या है, सिर्फ CH2, तो इसके पास तो कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है। तो इसलिए ये क्या होगी, हमारी लेस अमाउंट के अंदर फॉर्म होगी, माइनर प्रोडक्ट होगा, और ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये CH3 एंड यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, तो अल्काइल ग्रुप है, तो ये मेजर हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ एक साइड है हमारा अल्काइल ग्रुप, दूसरी साइड अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये वाला क्लियर हो गया। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में सब्स्टिट्यूशन यानी कि किसी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लीविंग ग्रुप बाय न्यूक्लियोफाइल।
तो जब न्यूक्लियोफिल आकर के डिस्प्लेस करता है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब इलेक्ट्रोफाइल आकर के रिप्लेस करता है तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये अब आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन से वाले सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटेंस है वो किसको फेवर करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। तो ये वाला पॉइंट अच्छे से लर्न कर लेना। इसके बाद अराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टूवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हमारे अराइल हैलाइड हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइम पे। क्यों? क्योंकि देखो अराइल हैलाइड है क्या, आप क्लोरोबेंजीन को अज्यूम कर पा रहे हो, है ना। बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, क्लोरीन और जो हमारा क्लोरीन है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है क्लोरीन और बेंजीन रिंग के बीच में। तो जब डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, इस वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये बहुत ही लेसली ये रिएक्ट करते हैं। एक तो ये रीज़न हो गया कि डबल बॉन्ड फॉर्म होता है रेजोनेंस की वजह से। दूसरा रीज़न यहाँ पर क्या हो जाता है, जब डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया तो sp2 कन्फिग्रेशन हो गई, और sp2 कन्फिग्रेशन हो गई तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो उसको डिस्प्लेस करने की जो टेंडेंसी है हमारे न्यूक्लियोफाइल की वो कम हो जाती है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो हमारे अराइल हैलाइड हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अराइल हैलाइड जो हैं वो अंडर जाते हैं हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो शो करते हैं, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एक्सट्रीमली केस में ही शो करते हैं, जनरली शो नहीं करते। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल क्या हैं, जैसे हेलोजनेशन हो गया, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सारे हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। और यहाँ पे अब ये वाला जो प्रोसेस है, यहाँ पर देखो क्लोरोबेंजीन जो है रिएक्ट कर रहा है हमारा इसके अंदर, यानी कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो कर रहा है। तो पर कब शो करेगा, इन एक्सट्रीम केसेस, जब हम उसे इतना हाई टेम्परेचर देंगे 623 केल्विन का और 300 ATM का प्रेशर देंगे, तभी वो ये रिएक्शन को शो करेगा। एक्सट्रीम केसेस में देखो स्पेशल कंडीशन मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डो प्रोसेस। तो ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि डो प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करो, तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, या फिर इस तरीके से आता है कि कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल। तो यहाँ पे आपको ये वाली दो प्रोसेस लिखना है वहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये अराइल हैलाइड वैसे तो रिएक्ट नहीं करते, बट स्पेशल कंडीशंस के अंदर जब आप उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हो तब वो रिएक्ट करते हैं। पर ये हमारे अराइल हैलाइड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो शो कर रहे हैं। अब देखो एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। हेलोजनेशन यानी कि हेलोजन का एडिशन। तो यहाँ पे मेरे पास एक क्लोरोबेंजीन है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड और अनहाइड्रस FeCl3। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा मेजर और माइनर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, और पैरा डायरेक्टिंग है ऑर्थो डायरेक्टिंग। इसी तरीके से नाइट्रेशन के अंदर क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा होगा। तो ये रिएजेंट आपको ध्यान रखने हैं, HNO3 और H2SO4 दोनों एसिड्स की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, और ये हमारा क्या हो रहा है, एक बार नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है और एक बार पैरा पोजिशन पे। इसी तरीके से सल्फोनेशन के अंदर, सल्फोनेशन में हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है। हमने यहाँ पे क्या लेना है, सिर्फ हमारा सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। नाइट्रेशन में ध्यान रखना दोनों एसिड लेने हैं, और यहाँ पे सिर्फ H2SO4 की प्रेजेंस में ये हमारा क्या होगा, SO3H ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब मैंने ये मैकेनिज्म वगैरह इनके डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर जनरली ये पूछे नहीं जाते हैं। हायर लेवल के अंदर इनके मैकेनिज्म वगैरह आते हैं, तो इसलिए मैंने जस्ट रिएक्शंस लिख दिए हैं। तो ये आपको सारी रिएक्शंस लर्न करने हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या डिफरेंस है। एक बार और मैं बोल रही हूँ, ये वाला डिफरेंस अच्छे से ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो वाले जो है हमारे इस रिएक्शन को फेवर करते हैं सब्सटेंस, और ये वाले हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसको फेवर करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स है जिसके पास काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रोफाइल ईजिली आकर के उस पर अटैक करना चाहेगा, क्योंकि उसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। तो ये इसका जस्ट सिंपल सा ये मतलब था। ठीक है, अगला, और ये अब आपका लास्ट 2 टॉपिक्स हैं, दैट इज़ फॉस्जीन प्रिपरेशन एंड सैंडमियर रिएक्शन। तो फॉस्जीन प्रिपरेशन के अंदर होता क्या है, देखो इसको पहले का क्वेश्चन से स्टार्ट करो कि हम क्यों क्लोरोफॉर्म को एक डार्क कलर की बॉटल के अंदर रखते हैं, क्लोज एयर टाइट बॉटल के अंदर रखते हैं कि कोई बिल्कुल भी एयर उसके अंदर एंटर ना करे, क्लोज और डार्क बॉटल लेके रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो उसका पीछे रीज़न है कि अगर जैसे ही हमारा ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म पता है ना, CHCl3 हमारा क्या होता है, क्लोरोफॉर्म।
तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और क्या फॉर्म कर देता है, फॉस्जीन, COCl2। ध्यान रखना, फॉस्जीन प्रिपेयर करता है एंड आल्सो HCl। और फॉस्जीन का अनदर नेम क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, फॉस्जीन हमारी क्या है, बहुत ही पॉइजनस गैस है। तो बेसिकली हमने पढ़ा क्या कि जब भी हमारा क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एयर और क्या कहते हैं लाइट की प्रेजेंस में, ये जब दोनों चीज़ें इसके पास अवेलेबल रहती हैं तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्जीन के अंदर, और वो बहुत ही पॉइजनस गैस है। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को एयर टाइट बॉटल के अंदर रखते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में ना आए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये फॉस्जीन की प्रिपरेशन करके भी आ सकता है, या फिर क्यों हम इसे क्लोरोफॉर्म को इस तरीके से रखते हैं, इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, या फिर COCl2 है क्या, तो फॉस्जीन है उसका नेम, या फिर कार्बोनिल क्लोराइड, इसका नेचर कैसा है, पॉइजनस है। अब ये लास्ट टॉपिक दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर देखो हो क्या रहा है, ये पहले अभी यहाँ से रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, कहाँ से होगी मैं वहाँ बताऊँगी, पर पहले हम क्या कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, एक एरोमेटिक अमाइन लेकर के चल रहे हैं, उससे जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है, डायजोनियम की फॉर्मेशन करता है। तो डायजोनियम सॉल्ट है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा क्या है, डायजोनियम। समझ में आया? अभी मैं पहले इस तरीके से थ्योरेटिकल एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर ये रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। तो जब हम प्राइमरी अमाइन को इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 और HX क्या है हमारा H, और यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन इस तरीके से हो सकता है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म करते हैं, डायजोनियम सॉल्ट। अब क्या होगा, अब यहाँ से आपकी सैंडमेयर रिएक्शन स्टार्ट होती है, रिप्लेसमेंट ऑफ डायजोनियम ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है इसका रिप्लेसमेंट बाय क्लोरीन या फिर ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कपरस क्लोराइड या फिर कपरस ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसे नोट कर लेना, कपरस क्लोराइड या फिर कपरस ब्रोमाइड की प्रेजेंस में क्या होगा, जो हमारा डायजोनियम ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय क्लोरीन या फिर ब्रोमीन से। तो इससे हम क्या बोलते हैं, उससे हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या फॉर्म होता है, देखो यहाँ पर अराइल हैलाइड। समझ में आया? इसे मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा सा शायद वो हो गया है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ हो क्या रहा है, पहले हमने क्या किया, इसे अब यहाँ से देखो, यहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेरे पास क्या था, ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन थी, मैंने इसके अंदर NaNO2 और HX डाला और ये कंडीशन दी, तो ये क्या करता है, पहले डायजोनियम फॉर्म कर लेता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायजोनियम सॉल्ट। जब हम इस डायजोनियम सॉल्ट को कॉपर क्लोराइड या फिर कपरस क्लोराइड या फिर कपरस ब्रोमाइड, है ना, इस तरीके से यहाँ पे ये रिएजेंट्स लिखे हुए हैं, कपरस क्लोराइड या फिर कपरस ब्रोमाइड, आप जो भी लेकर के चलोगे इन प्रेजेंस ऑफ HX, यानी कि उसका आपको डेरिवेटिव एसिड का भी यहाँ पे साथ में लेकर के चलना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे Cl2 लेकर के चल रहे हो तो यहाँ पे आप HCl लेकर के चलोगे, और अगर यहाँ पे आप ब्रोमीन लेकर के चल रहे हो तो HBr लेकर के चलोगे। तो ये क्या होगा, ये हमारा जो डायजोनियम ग्रुप है ये सी एजेंट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा अराइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। तो सैंडमेयर रिएक्शन के टाइम पर कौन सी गैस रिलीज़ होती है, हमारी नाइट्रोजन गैस रिलीज़ होती है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, अराइल हैलाइड फॉर्म होता है, किस तरीके से फॉर्म होता है ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 जो टॉपिक्स थे इस वाले चैप्टर्स के वो ख़त्म हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके आपको कैसी लगी है वीडियो, कोई सजेशन देना चाहते हो वो भी कमेंट में करके बता सकते हो। ठीक है, और आप उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।